अकाउंट देखा था, क्योंकि बैंक में आपके अलग अलग अकाउंट से पूछे जाते हैं कि कौन सा अकाउंट है, किसके लिए है, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे, क्या है। तो हमने शुरुआत किया था लास्ट क्लास सिर्फ अकाउंट की, और अकाउंट में सेविंग और करंट की हमने बात की थी। आपको ये बताया था कि सेविंग अकाउंट एक इंडिविजुअल खोल सकता है, जबकि एक करंट अकाउंट नॉन इंडिविजुअल खोल सकता है। नॉन इंडिविजुअल कहने का मतलब है कि वो नाम नहीं होना चाहिए। एक बेनाम कहने का मतलब एक कंपनी होनी चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, एक फॉर्म होनी चाहिए, उनके लिए करंट अकाउंट है। करंट अकाउंट की जो यूएसपी है दैट इज कॉल्ड ओडी, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी है। हम करंट अकाउंट होल्डर को एक लिमिट देते हैं, अगर उनके अकाउंट में बैलेंस नहीं भी है फिर भी वो उस लिमिट का यूज करके अकाउंट से पैसे विड्रॉल या ट्रांसफर, एनईएफटी, आरटीजीएस कर सकते हैं। whereas the USP of your saving account is ATM. The full form of ATM is automated teller machine. सेविंग अकाउंट में कुछ रिस्ट्रिक्शन है, करंट अकाउंट में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप कई बार मल्टीपल ट्रांजेक्शन आप करंट अकाउंट से कर सकते हैं, लेकिन सेविंग अकाउंट में ट्रांजेक्शन करने की एक लिमिट अलग अलग बैंकों के द्वारा अलग अलग फिक्स की गई है। दूसरी बात मैंने ये बताया था कि अगर आपके करंट अकाउंट में करोड़ों रुपए के भी बैलेंस होते हैं, यू विल बी नॉट पेइंग एनी रेट ऑफ इंटरेस्ट। कोई भी इंटरेस्ट करंट अकाउंट होल्डर को पे नहीं किया जाता है। जबकि आपकी जो अकाउंट है, जो किसी बैंक में, किसी नेशनलाइज्ड बैंक और बैंक, प्राइवेट या फिर कोऑपरेटिव बैंक में है, वहां पे आपको एक रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है और वो आपके अकाउंट में क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली क्रेडिट होता है। ये बातें हमने लास्ट क्लास में की थी। आज उस क्लास को आगे लेके हम आपके एफडी अकाउंट की बात करेंगे। एफडी अकाउंट आपके नाम से आसान लगते हैं, सुने हुए लगते हैं, लेकिन आपके एग्जामिनेशन में एफडी करके कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जो नाम रहेगा वो सिनोनिम्स है एफडी का, एफडी के रूप में ही हम उस नाम को यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड टीडीआर। अभी लिखिएगा मत, जितनी बात मैं कहता हूं उतनी बात ध्यान से सुने, फिर वन बाय वन करके लिखूंगा, फिर आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। एफडी का दूसरा नाम टीडीआर है। एफडी का फुल फॉर्म आप भी जानते हैं भली भांति, दैट इज फिक्स्ड डिपॉजिट, व्हेयरएज द फुल फॉर्म ऑफ टीडीआर इज टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट। टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट आपका एफडी है। दूसरी बात, एफडी जो मिनिमम डेज के लिए हम कर सकते हैं, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, चाहे वो कलर्शियल में जाए या प्रोफेशनल ऑफिसर में जाए, दैट इज 7 डेज। एफडी मिनिमम 7 डेज के लिए आप कर सकते हैं, और जो मैक्सिमम टेन्योर है आपके एफडी का, दैट इज अप टू 10 ईयर्स। 10 साल मैक्सिमम टेन्योर के लिए आप एफडी कर सकते हैं, मिनिमम 7 दिनों के लिए आप एफडी कर सकते हैं। क्या मतलब है मिनिमम 7 दिनों का? तो आप जाने कि आज आपने एफडी किया, 3 दिनों के बाद आपके घर में आपको पैसे की जरूरत पड़ गई, तो क्या आप उस एफडी को ब्रेक कर सकते हैं? नो सर। क्या बोलेंगे आप, कर सकते हैं? नो सर। आंसर तो चाहे तो आंसर होगा चाहे नो सर चाहे यस सर। एफडी मिनिमम 7 डेज के लिए हम कर सकते हैं। 7 दिन के अंदर क्या एफडी ब्रेक होगा? आंसर इज यस। एफडी ब्रेक आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन आपको उस 3 दिन का कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर 8वें दिन आप एफडी ब्रेक करते हैं, आपने 1 साल के लिए एफडी किया, लेकिन अगर 8वें दिन आप एफडी ब्रेक करते हैं, तो ये जो 8 दिनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो भी एक्यूमुलेट हुआ होगा आपके फिक्स अमाउंट पे, वो आपको दिया जाएगा। अभी मतलब समझ में आया 7 दिनों का? हाँ सर। यस सर। ओके। एफडी इज अ सिंगल अकाउंट। जो टीडीआर है वो एकमात्र अकाउंट बैंक में ऐसी अकाउंट होती है जिसमें सीनियर सिटीजन को एक नॉर्मल सिटीजन से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किया जाता है। अगर आज आपके एफडी की रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है और सीनियर सिटीजन जिनका एज 60 प्लस है, वो अगर एफडी अकाउंट ओपन करेंगे तो दे विल बी रिसीविंग रेट ऑफ इंटरेस्ट 5.5%। आपसे पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अकाउंट वेयर सीनियर सिटीजन आर गेटिंग हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट देन द नॉर्मल सिटीजन? आंसर क्या होगा? सेविंग होगा, करंट होगा, पीपीएफ होगा, सुकन्या होगा, एफडी होगा, आरडी होगा, कौन सा होगा? टीडीआर। एफडी। एफडी एकमात्र अकाउंट जहां पर सीनियर सिटीजन को हम बेनिफिट देते हैं। रेट कितना बेनिफिट देते हैं? पहले 1% हुआ करता था, आज के दिन में 0.5% है। अलग अलग बैंकों की अलग अलग अवधारणा है, लेकिन आप ये जान के चले कि यहाँ पर सीनियर सिटीजन को वेटेज दिया जाता है। कितना दिया जाता है ये आपको नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि वेरी करता है फ्रॉम बैंक टू बैंक। दूसरी बात ध्यान से सुने,
अगर आपने 1 लाख का एफडी किया है और आज के रेट में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, तो 5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको 1 साल के बाद जो पेमेंट रिसीव होगा वो कितना होगा? 1,05,000। क्या एफडी पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई टैक्स लेती है? आंसर इज यस, लेती है, और उस टैक्स का नाम है टीडीएस। ध्यान से सुने ये क्वेश्चन को। एक तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, क्या तो एफडी मिनिमम कितने दिनों के लिए होता है? आंसर इज 7। और दूसरा है कि टीडीएस क्या होता है? तो टीडीएस का फुल फॉर्म, टीडीआर पे टीडीएस लगता है, टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट पे टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एप्लीकेबल होता है। लेकिन क्या आपने 1 लाख का एफडी किया है तो टीडीएस एप्लीकेबल होगा? बताओ जनता क्या बोलती है मुंबई की, होगा? नहीं। सर एक बार नहीं होगा भाई, आपने टीडीएस का कुछ तो बोला था ना सर। आवाज नहीं आ रही, फिर से बोलो। सर आपने टीडीएस का कुछ तो बोला था ना कि कुछ तो समझ में नहीं आ रहा था सर। आवाज में कुछ प्रॉब्लम है क्या आज? सर नहीं, आपकी वॉइस सर। बराबर आ रही आवाज आ रही है मेरी ना? हाँ सर हाँ जो आपने टीडीएस का बोला था ना वो कुछ हाँ। समझ में नहीं आया सर। कोई बात नहीं ना, अभी तो हमने शुरुआत किया है, अभी खत्म क्लियर किया है। आप ये जाने कि टीडीएस एप्लीकेबल हो। माइक ऑफ करो, जिसका माइक ऑन है उसको ऑफ करो, जब तक कोई क्वेश्चन ना पूछना हो माइक ऑफ रखो। सुनो अभी फिर से, टीडीएस लगता है। टीडीएस एक टाइप का टैक्स है जिसका फुल फॉर्म है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टीडीआर का फुल फॉर्म क्या था? तो टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट। टीडीएस कब लगता है? तो टीडीएस तब लगेगा जब आपने इंटरेस्ट जो एक एफडी पे अर्न किया है 1 साल में, वो कितने से ज्यादा हो? 40,000 से ज्यादा हो। आपसे पूछा भी जाता है कि टीडीएस की लिमिट क्या है? आंसर इज 40,000। अभी 1 लाख का एफडी आपने किया था तो इंटरेस्ट आपको कितना मिला? 5,000 5,000। तो क्या कोई टीडीएस लगेगा? नहीं नहीं। लगेगा। जब तक ये 5,000 40,000 को क्रॉस नहीं करेगा तब तक आप टैक्स से फ्री हैं। अभी कुछ समझ में आ रहा है? थोड़ी सी बातें। हाँ सर ओके, अभी देखिए, अभी आपने 10 लाख का एफडी कर दिया। सपोज आपके पेरेंट्स जो हैं वो रिटायर हुए कहीं से, उनको 25 लाख 40 लाख रुपया मिला, तो 10 लाख का उन्होंने एफडी किया। तो 1 साल के बाद इनको इंटरेस्ट कितना अर्न होगा? 50। 5% इंटरेस्ट है ना? तो 5% इंटरेस्ट है, 10 लाख का एफडी किया, तो 1 साल के बाद उनको इंटरेस्ट अर्न कितना हो गया? 50,000। तो क्या इस 50,000 पे टीडीएस लगेगा टैक्स? आंसर यस लगेगा। कितने अमाउंट पे लगेगा? 10 लाख 50,000 15,000 10,000 आंसर लगेगा 1 लाख कितना 10 लगेगा? लाख। तो डिफरेंस अमाउंट पे लगेगा। 40,000 पे टीडीएस नहीं लगता, ये 50,000 हो गया, तो डिफरेंस अमाउंट कितने का हुआ? 10,000 10,000 पे टीडीएस लग जाएगा। कितना परसेंट टीडीएस है? 10% टीडीएस है, तो कितना टैक्स लगेगा? 1,000 टैक्स लगेगा। अभी समझ में आया टैक्स? हाँ सर पक्का समझ में आया? यस सर यस। 5 लाख का एफडी है, टीडीएस लगेगा क्या? नहीं लगेगा सर। नहीं लगेगा ना। जो 5 लाख है तो 25,000 ही हमको अर्न हुआ, तो 25,000 40,000 का क्रॉस ही नहीं हुआ, तो नहीं लगेगा। डन? यस सर सर वो टीडीएस गुड। हेलो सर। हेलो बोलो। सर वो टीडीएस कट होता है, मतलब जो एफडी में इंटरेस्ट मिलता है उससे भी कट होता है क्या amount? अभी मैं क्या समझा रहा था? अभी मैं क्या समझा रहा था वो बताओ। सर मतलब वो टीडीएस जो कट होता है ना, तो कट होकर फिर से मिलता है या नहीं मिलता है सर? कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। वो तो गवर्नमेंट ने आपको दिया और गवर्नमेंट ने आपसे ले लिया।
क्योंकि जो पैसा 50,000 था वो किसने दिया? गवर्नमेंट बैंक ने दिया ना। तो बैंक क्या है? गवर्नमेंट एजेंसी है, तो आपको दिया, आप उस पर टैक्स बैंक ने ले लिया। बट आप उस टीडीएस को रिफंड करवा सकते हैं अगर आपने बैंक में 2 फॉर्म भर के दिया है तो। एक फॉर्म का नाम है फॉर्म 15G और दूसरे फॉर्म का नाम है फॉर्म 15H। ध्यान से सुने, अभी आपके ग्रैंड पेरेंट्स रिटायर हुए, फादर मदर रिटायर हुए, उनको रिटायरमेंट मिला, उनको टीडीएस लग गया, उनका एज कितना था? 58. रिटायर हुए ना, तो 60 प्लस ही होगा। तो 60 अगर plus. सीनियर सिटीजन है, 58. अगर सीनियर सिटीजन है तो उन्हें जो फॉर्म भर के देना है वो 15H है। समझ में आया? Yes. Yes, sir. टीडीएस को बचाने के एक ही रास्ता है, एक हमारे लिए है और एक हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के लिए है। मेरे लिए ग्रैंड पेरेंट्स के लिए क्या है? तो उनको जो फॉर्म भर के देना है वो फॉर्म 15H, लेकिन मुझे जो फॉर्म भर के देना है वो कोई फॉर्म नहीं है, क्योंकि मैं एक तो ऑलरेडी बैंक की सैलरी ले रहा हूं, फिर उसी सैलरी से मैंने एफडी कर लिया और फिर उसी सैलरी पे मैं फिर से बैंक से इंटरेस्ट ले रहा हूं, तो मेरे लिए कोई भी फॉर्म एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन अगर मेरी वाइफ को उसके फादर ने 50 लाख रुपए दिए, है ना, उनका कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, ऐसा नहीं गवर्नमेंट से उन्होंने पैसा लिया, मैं गवर्नमेंट से पैसा ले रहा हूं, लेकिन क्या मेरी मदर गवर्नमेंट से पैसा ले रही है? क्या मेरी वाइफ गवर्नमेंट से पैसा ले रही है? आंसर इज नो। उनको मैंने दिया या उनको घर से कहीं से मिला, तो उनके लिए कोई सोर्स ऑफ इनकम गवर्नमेंट वाला नहीं था, उनके लिए फॉर्म है और उस फॉर्म का नाम है फॉर्म 15G। अब समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत जिनको नहीं समझ में आ रहा है पूछो, क्योंकि यही क्वेश्चन आपसे पूछ जाएंगे एग्जाम में और फिर कहेंगे तो समझ में नहीं आया, क्या था फॉर्म 15G, क्या था फॉर्म 15H, क्या था 7 डेज, क्या था टीडीएस, क्या था 50,000 और कब इंटरेस्ट लगेगा। पूछिए कि सर फॉर्म 15G मेरे लिए क्यों नहीं है, मेरे वाइफ के लिए क्यों है? पूछिए ऐसा क्वेश्चन। अब समझ में आ गया हो तो कोई बात नहीं, बल्ले बल्ले फिर तो। नहीं सर, नहीं समझे सर। सर जी का समझाओ। जी का समझाता हूँ, सुनो। अभी आप का सोर्स ऑफ इनकम कोई है? नो सर। नहीं है। आप कहीं गए, अपने दादी के घर गए, अपने नानी के घर गए, वहां से आपको 10 लाख रुपए उन्होंने दे दिया, उन्होंने कोई प्रॉपर्टी बेचा और आपको 10 लाख रुपए दे दिया, तो आप उसको दिखा सकते हो कि ये मेरा जो सोर्स ऑफ इनकम है वो नॉन गवर्नमेंटल नॉन इनकम सोर्स से मेरे को पैसा आया है, तो इस पे मेरे को टैक्स ना लिया जाए, तो आप फॉर्म भर सकते हो। लेकिन अगर आपके फादर कहीं जॉब कर रहे हैं, उनको ऑलरेडी पैसा वहां से मिल रहा है, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, उनको पैसा मिल रहा है, इनकम सोर्स है, तो फिर वो टैक्स से बच नहीं सकते, उनको टैक्स देना पड़ जाएगा। लेकिन आप हो गई, आपकी मदर हो गई, जिनके पास कोई लीगल सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, कहीं से पैसा आ रहा है, कोई दे रहा है, कोई गिफ्ट कर रहा है, कोई डोनेट कर रहा है, तो वो फॉर्म 15G भर सकते हैं। अब ये तो बुढ़े थे ना, ये तो रिटायर हो गए, जब तक रिटायर नहीं हुए थे तब तक ये फॉर्म 15G नहीं भर सकते थे, अभी ये रिटायर हो गए, अभी इनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, इस कारण से ये भी कह सकते हैं गवर्नमेंट को कि मेरा टैक्स ना लिया जाए, मुझे एग्जम्प्ट किया जाए, क्योंकि अभी मेरे पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता हूं क्योंकि मेरे पास सोर्स ऑफ इनकम मंथली है। तो जिनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और एज 60 साल से कम है, टीडीएस को बचा सकते हैं फॉर्म 15G भर के। जिनके पास एज 60 प्लस है, सीनियर सिटीजन जिन्हें हम कहते हैं, वो भी टीडीएस को बचा सकते हैं। वो टीडीएस जिसका फुल फॉर्म टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है और 40,000 अगर इंटरेस्ट अर्न से ज्यादा होता है एक साल में, 1 फाइनेंशियल ईयर में, इफ एक्रूड इंटरेस्ट इज मोर देन 40,000 देन ओनली टीडीएस इज एप्लीकेबल। फॉर्म 15H सीनियर सिटीजन भर सकते हैं, जिसको हम टीडीआर कहते हैं। अभी बताओ समझ में आया? हाँ सर। पक्का? सर तो Yes, sir. बिजनेसमैन है, उनका भी तो टीडीएस कट होता रहेगा ना, तो उनको भी होगा मिलता ना टीडीएस रहेगा। कट? होगा ना टीडीएस कट? क्यों नहीं होगा? मंथली आ रहा है ना पैसा उनके पास, उनको टीडीएस कट होगा। तो सर उनको भी रिफंड मिलता है ना? हाँ, अगर बात देखो, रिफंड कब मिलेगा? जब उनका टोटल इनकम 5 लाख से कम है और आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न वो भरते हैं, उस कंडीशन में अगर उनका इनकम टोटल इनकम कम आ रहा है तो फिर वो रिटर्न हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आईटीआर रिटर्न आपको भरना पड़ेगा।
और यहाँ पे ITR रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 415GH भर दीजिए, डायरेक्ट आपको कटेगा ही नहीं TDS। हाँ सर। ओके, हाँ लिखो, सर समझा। लिखें TDR, लिखें TDR। पहली बात फुल फॉर्म लिखें, टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट, टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट। मिनिमम डेज कितना? 1 साल ना? 7 days. मिनिमम डेज कितना? 7 डेज। मैक्सिमम डेज कितना? 10 years. 10 years. 10 years। मिनिमम अमाउंट कितना? 1000. 1000। मैक्सिमम अमाउंट कितना? नो लिमिट, कितने रुपए भी आप कर सकते हैं। TDS एप्लीकेबल है क्या? आंसर इज यस। TDS का परसेंटेज क्या है? 10%. 10%। पैन अगर नहीं है, अगर FD कर लिया और पैन नहीं है, TDS कितना लगेगा? 20%. 20%। 10% पेनल्टी है। ये क्वेश्चन प्रोबेशनरी ऑफिसर का है कि इफ पैन इज नॉट available in FD, what is the limit of TDS? Answer is 20%, 10% penalty. Form 15G below 60 years and Form 15H above 60 years. TDS tax deducted at source when accrued interest in one FY, one financial year is greater than 40,000. इतनी बात लिखें। Senior citizen getting higher interest rate। कितनी बात लिखें? सर बोलो। वो फॉर्म 15G का वो लाइन बताओ ना क्या लिखे। हाँ बताता हूँ, पहले इतनी बात लिख लो, फिर एक एक करके सब लाइन बताता हूँ। जितना बोर्ड पर मैंने जैसे लिखा वो लिख लो और फिर बताता हूँ। नहीं समझ रहा है कैसे लिखा है, वही नहीं समझ रहा है। ठीक है, पहली बात लिखिए TDR का फुल फॉर्म लिखा, टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट लिखा क्या? हाँ सर। अभी जहां पे आपने टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट लिखा है उसके ऊपर में एक और लाइन ऐड कीजिए और लिखिए टाइम लायबिलिटी। ये ऊपर में लाइन ऐड कीजिए टाइम लायबिलिटी, उसके नीचे लिखिए TDR, उसका फुल फॉर्म। TDR कैन बी क्रिएटेड फॉर मिनिमम 7 days। अभी लाइन बाय लाइन लिखा है TDR कैन बी क्रिएटेड फॉर मिनिमम 7 days एंड मैक्सिमम फॉर 10 years। TDR can be created for minimum 7 days and maximum 10 years. Next point लिखे, the amount of TDR can be in between 1000 to no limit. The amount of TDR can be in between 1000 to no limit। 1000 करने का मतलब मिनिमम हो गया, नो लिमिट करने का मतलब मैक्सिमम हो गया। नेक्स्ट लिखा है if on FD accrued interest, if on FD accrued interest in one financial year, if on FD accrued interest in one financial year is more than 40,000, in more than 40,000, TDS will be applicable। TDS will be applicable। यहाँ पे TDS का फुल फॉर्म लिखिए, T for tax, D for deducted,
D for deducted, S for at source लिखें, TDS will be deducted. एफ क्या था सर? हाँ, टीडीएफ का फुल फॉर्म? दिखा TDS का फुल फॉर्म? हाँ सर when accrued के पहले आपने क्या बोला था सर? फिर से बोलो। सर वो टीडीएस, सर जो आपने टीडीएस का बोला ना वो एक बार फिर से रिपीट करो ना। When If on accrued, FD accrued interest, if on FD accrued interest मतलब gain interest in one financial year, if on FD accrued interest in one financial year is more than 40,000, comma, TDS will be applicable. TDS will be applicable with interest of 10%. With interest of 10%. मतलब 10% TDS है. Next point लिखना है. If PAN is absent from FD, if PAN is absent from FD, if PAN is absent from FD, 20% TDS will be charged. 20% TDS will be charged. Next लिखें है, to save TDS for non-salaried group, to save TDS for non-salaried group and senior citizens, to save TDS for non-salaried group and for senior citizens. सर नॉन क्या? नॉन सैलराइड, जिनके पास सैलरी नहीं है, फॉर नॉन सैलराइड ग्रुप एंड सीनियर सिटीजन, फॉर्म 15G, यहां पर लिखा है फॉर्म 15G एंड फॉर्म 15H, फॉर्म 15G एंड फॉर्म 15H is available respectively for non-salaried group and for senior citizen. जहां पे आपने for non-salaried group लिखा है ना, वहां पे नीचे में below 60 years कर दीजिए, for non-salaried group below 60 years and for senior citizen form 15G and form 15H is available respectively. नेक्स्ट लिखा है TDR is the only account. TDR is the only account where TDR is the only account where senior citizens having higher rate of interest, senior citizens having higher rate of interest than normal customers. अभी किसी को कोई दिक्कत, कुछ छूट गया हो? जनता आपसे पूछ रहा हूँ। नो सर। सर फॉर्म 60 क्या था? लिखाता हूँ, टेंशन मत लो। जो हमने एफडी के बारे में बताया समझ में आया? सर टीडीएस परसेंटेज कितना बोला सर आपने? 10% बोला। फिर से बोलो मैडम एक बार। सर आपने रेफर कर दिया उधर टीडीएस परसेंटेज, सर आपने 10% लिखा था ना? हाँ सर वही पूछना था। वो लिखा था ना, TDS will be applicable with rate of interest 10%। अभी लिखा है थोड़ी देर पहले। नहीं सर वो था, आपने रेफर कर दिया ना। ओके, और किसी को दिक्कत? सर टीडीएस का फुल फॉर्म एक बार बताऊं?
T for tax, हाँ D for deducted, डिडक्शन होता है ना, हाँ सर आपके अकाउंट से निकल जाता है, डिडक्शन, डिडक्टेड। हाँ At source, SOURCE। ओके सर थैंक यू। चलो आगे देखो, एसडी का एक भाई है, एसडी का एक भाई है, उस भाई का नाम है आरडी। किसका माइक ओपन है? माइक ऑफ करो। उस भाई का नाम है रिकरिंग डिपॉजिट। सर आपने पैन का फुल फॉर्म नहीं बताया था कभी। किसका फुल फॉर्म? पैन का सर, PAN। पैन? पैन सर, पैन, PAN। पैन क्या? हाँ सर। परमानेंट अकाउंट नंबर। पैन की तो बात ही हमने नहीं किया। सर उधर लिखाया था ना आपने, पैन इज absent from FD। अच्छा ठीक है ठीक है, जो पैन आपके पास होता है ना हर लोगों के पास, ठीक है, वो तो मैं फुल फॉर्म में लिखाऊंगा ही, लेकिन आपने अगर पूछ लिया है तो आप जाने कि पैन कार्ड जो भी होता है, जो NSDL आपको देती है, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, वो 10 अल्फान्यूमेरिक का होता है, 10 अल्फान्यूमेरिक होते हैं, और उसका फुल फॉर्म परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। याद रहेगा? हाँ सर। ठीक है, चलो एफडी के बाद उसके भाई की ओर हम चलते हैं। उस भाई का नाम है रिकरिंग डिपॉजिट, RD। मिनिमम डेज 6 months, मैक्सिमम डेज 10 years, मिनिमम डिपॉजिट ₹100, maximum deposit 50,000, interval monthly, quarterly, half yearly, rate of interest as FD। TDS लगेगा क्या? आंसर इज यस। देखो आरडी और एफडी में अंतर सिर्फ एक है कि मेरे पास अगर 50,000 रुपए हैं तो मैं डायरेक्ट 50,000 को वन टाइम अगर फिक्स करना चाहता हूं तो मैं एफडी की ओर चला जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि नेक्स्ट मंथ मेरे पास फिर से 50,000 रुपए नहीं आएंगे, तो मैं एफडी की ओर चला जाऊंगा। लेकिन मैं अगर चाहता हूं कि मैं अपने सेविंग का हर एक महीने 2,000, 5,000, 1,000, 500 रुपए, है ना, 10,000 रुपए बचाऊं, तो मैं जिस अकाउंट की ओर जाऊंगा वो अकाउंट होगा रिकरिंग डिपॉजिट। एफडी और आरडी में सिर्फ एक ही अंतर होता है, वो ये है कि एफडी में कोई इंटरवल नहीं होता है। एक बार आपने डाल दिया तो फिर आपको बोला जाता है कि 1 साल के लिए करना है, 5 साल के लिए करना है या 10 साल के लिए करना है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। आरडी में वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं है। आरडी में आप एक सर्टेन इंटरवल के बाद पैसे आपको डालने पड़ते हैं, चाहे वो मंथली हो, क्वार्टरली हो या फिर हाफ ईयरली आपका क्या हो तो इंटरवल हो। मिनिमम 100 रुपए से शुरुआत आप कर सकते हैं। अगर 100 रुपए से शुरुआत आपने किया है तो हर एक इंटरवल के बाद 100 रुपए ही ऑटोमेटिक डिडक्ट होंगे। लेकिन अगर 5,000 रुपए आपने किया है तो हर एक महीने ऑटोमेटिक 5,000 ही डिडक्ट होंगे, या फिर जैसा भी मैंडेट आपने दिया हो। अगर आपने क्वार्टरली भरा हो तो क्वार्टरली डिडक्ट होगा, हाफ ईयरली भरा हो तो हाफ ईयरली डिडक्ट होगा। लेकिन अगर 50,000 रुपए का आपने मैंडेट दिया है तो फिर से 50,000 रुपए वो डिडक्शन होंगे। अरे किसका माइक ऑन है? ये कौन लाउड स्पीकर बजा रहा है? क्या बोल रहा है? क्या बोला? खोलो माइक, बोलो। रिकरिंग अकाउंट में डिपॉजिट इंटरवल्स क्या बता रहे थे आप? ये बीच बीच में जो मुझे ये मियाँ की तोड़ी और मियाँ के मल्हार जैसे नए राग तानसेन और ये अमीर खुसरो के सुनाई देते हैं ना, तो पूरा दिमाग ही आउट हो जाता है, क्या हो रहा है। हाँ बोलो बोलो।
अभी आप इंटरवल्स का बता रहे थे। आरडी समझ में आया कि आरडी क्या होता है? यस सर। Yes, sir. एसआईपी का नाम सुना है? हाँ सर। नो सर। आरडी इज सिमिलर टू एसआईपी, या फिर आप ये भी कह सकते हैं एसआईपी इज सिमिलर टू आरडी। अंतर सिर्फ ये होता है कि ये आरडी बैंक का प्रोडक्ट है और ये मार्केट के साथ लिंक होता है। लेकिन अगर मेरे से पूछे कि सर आपको अगर 1000 रुपए मंथली इन्वेस्टमेंट करना हो तो आप कहाँ कौन से प्रोडक्ट पे जाएंगे? दोनों का सेम फीचर है, मंथली रिडक्शन होगा। लेकिन आपको अगर बोला जाए, क्योंकि आपकी एज लेस देन 30 इयर्स है, तो आपके पास रिस्क लेने की कैपेसिटी है, तो आपको अगर 1000 रुपए बचाना है, 2000 रुपए पर मंथली की बेसिस पे बचाना है, तो आई प्रेफर गो विथ SIP, दैट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। बाद में बताऊंगा, जब शेयर डिवेंचर SIP म्यूचुअल फंड की बात हम करेंगे तो फिर उस समय SIP की बात करेंगे। अभी आप सिर्फ इतनी बात जाने कि SIP भी मंथली कटता है और आरडी भी मंथली कटता है। यहाँ पर रिस्क ज्यादा है तो इंटरेस्ट भी ज्यादा है, यहाँ पर रिस्क नहीं है तो इंटरेस्ट भी क्या है, तो कम है। लेकिन क्या यहाँ पे सीनियर सिटीजन को ज्यादा पैसा मिलता है? नो सर। हाँ नो, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि FD इज द ओनली अकाउंट, ओनली वर्ड मैंने यूज किया, FD इज द ओनली अकाउंट जहां पर सीनियर सिटीजन को थोड़ा सा बेनिफिट दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि अदर देन FD कोई भी ऐसी अकाउंट नहीं है जहां पे सीनियर सिटीजन को हम ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रेफर करेंगे। आरडी में सिर्फ एक ही बात आपको याद रखनी है, वो ये है कि आरडी पे TDS लगता है क्या? अर्लियर आरडी पे TDS नहीं लगता था, आज के रेट में आरडी पे TDS लगता है। और TDS आप भली भांति समझ गए हैं कब लगेगा। 40,000 से ऊपर होगा तो ही लगेगा, 10% लगेगा, 10 नहीं है तो 20% लगेगा। और यहाँ भी दो फॉर्म आपके लिए एप्लीकेबल है, फॉर्म 15G और फॉर्म 15। जैसे ही TDS बोला जाए सारी बात वही होगी जो आपने अभी थोड़ी देर पहले FD के पन्नों पर लिखा है। आरडी में सिर्फ इतनी बात आपको याद रखना है कि TDS लगेगा, और यहाँ पे 7 दिन की जगह 6 महीना है। जैसे FD मिनिमम 7 डेज के लिए करते थे, बट आरडी यहाँ पे मिनिमम डेज के लिए तो है ही नहीं, डायरेक्ट 6 महीना से पहले आप ब्रेक करेंगे तो यू विल गेट नो रेट ऑफ इंटरेस्ट। डन आरडी, यहाँ पे कोई दिक्कत आरडी में? सर TDS के ऊपर क्या लिखा है? बोलो बोलो। TDS के ऊपर क्या लिखा है? TDS के ऊपर ROI, रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखे हैं, आरडी में लिखे हैं पहली बात। सर बोलो। सर आरडी में मैक्सिमम डिपॉजिट फिक्स नहीं होता है ना? आरडी में मैक्सिमम डिपॉजिट फिक्स नहीं होता है ना? किसने बोला मैडम? लिख दिया ना मैंने, लिख दिया तो पूछ रहे हैं क्या? FD में लिखा था ना कोई भी लिमिट फिक्स नहीं है, आरडी में लिमिट फिक्स है, 50,000 तक आप कर सकते हैं। ओके 50,000 कर सकते हैं, इसका मतलब ये है कि हर महीने 50,000 डिडक्शन होगा। फिर उसकी लिमिट नहीं है कितना डिडक्शन होगा, कि सालों साल चलता रहेगा, उसकी लिमिट हाँ नहीं है। वही डाउट था, लाइक एक टाइम पे आप इंटरवल का, हाँ यस, वन टाइम जो आप मैक्सिमम डाल सकते हैं वो 50,000 रुपए। हाँ लिखे हैं आरडी में पहली बात, फुल फॉर्म लिखे हैं रिकरिंग डिपॉजिट। और आरडी जहां पे आपने लिखा है उसके ऊपर लिखे हैं टाइम लायबिलिटी, आरडी के ऊपर लिखे हैं टाइम लायबिलिटी, जैसे आपने FD के ऊपर लिखा था। बाद में बताता हूं कि टाइम लायबिलिटी क्या होता है। लिखे आरडी का फुल फॉर्म रिकरिंग डिपॉजिट। मिनिमम डेज 180 या 6 महीने, 6 महीने। मैक्सिमम डेज 10 years, मिनिमम डिपॉजिट 100, मैक्सिमम डिपॉजिट 50,000। नेक्स्ट लिखें RD's account where money flows slash deposited,
after a certain interval of time, that is सर धीरे धीरे monthly. बोलो ना. RD is the account where money flows slash deposited after certain interval of time, that is monthly, quarterly or half yearly basis. नेक्स्ट लिखा है इंटरेस्ट इज एप्लीकेबल as FD account. नेक्स्ट लिखा है TDS is applicable on RD2. TDS is applicable on RD2. सर आपने वो RD is account where money closed बोला ना सर? मनी फ्लो FLOW मनी फ्लो. फ्लो के बाद सर Money flow slash deposited कौन सा after a certain interval of time, that सर is फ्लो, सॉरी सर, और फ्लो के बाद सर क्या बोला सर आपने? कहां तक लिखा है आपने वो बताइए. सर पूरा लिखा है लेकिन वर्ड RD is account where money flow, उसके बाद deposited स्लैश ऑब्लिक लगाओ मैडम, ऑब्लिक. अच्छा अच्छा सर. ऑब्लिक deposited after certain interval of time, that is certain interval का मतलब क्या है? अगर मंथली आपने मैंडेट दिया तो मंथली जाएगा, क्वार्टरली बोला है तो क्वार्टरली जाएगा, हाफ ईयरली बोला है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली हाफ ईयरली डिडक्ट करेगी. अगर हाफ ईयरली ऑटोमेटिक डिडक्ट कर रही है या क्वार्टरली ऑटोमेटिक डिडक्ट कर रही है तो कौन सा मैंडेट पे आपने टिक मार्क किया था? NACH पर टिक मार्क किया था या फिर SI पर टिक मार्क किया था? क्या किया था? अगर RD अकाउंट ऑटोमेटिक पैसा जा रहा है तो मैंडेट कौन सा आपने टिक मार्क किया है बैंक में? SI या NACH? SI ये नाम कुछ अजूबा लग रहा है कि सुना लग रहा है? सुना लग रहा है. सुना लग रहा है आपके मुंह से सुना. NACH का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस. वेरी गुड. और SI का? Standing स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन. वाह 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 वाह, वेरी गुड. तो आपने जो मैंडेट पे टिक मार्क किया है वो SI है, क्योंकि SI वो मैंडेट होता है जो बैंक के ही अंदर होता है. सेविंग अकाउंट HDFC बैंक में है, RD भी HDFC बैंक में है तो SI. सेविंग अकाउंट HDFC बैंक में है, PPF अकाउंट भी HDFC बैंक में है तो SI. लेकिन सेविंग अकाउंट HDFC बैंक में है और लोन अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया में है तो फिर कौन सा मैंडेट होगा? नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस. कौन चलाता है इसको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाती है, PMO चलाता है, NPCI. अरे वाह क्या बात है, NPCI चलाती है. NPCI का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ? 2008. वेरी गुड. हेडक्वार्टर दिल्ली में है ना? मुंबई में मुंबई में हेडक्वार्टर है. कौन है CEO MD? दिलीप आसबे. असबे. क्या बात है, वेरी गुड. दिलीप असबे. और ये किस चीज का रेगुलेटर है? क्या रेगुलेट करती है NPCI? डिजिटल बैंकिंग ई पेमेंट सर्विस. ऐसा अगर आंसर मिलेगा ना तो आप लोगों को बैंकिंग में तो बम बना दूंगा मैं. अगर ऐसा आंसर मुझे मिलता रहा कि मैंने जो पढ़ाया उसका आंसर अगर मुझे ऐसा दें तो बैंकिंग के एक भी क्वेश्चन आप अपने एग्जाम से छोड़ के नहीं आएंगे. गुड, वेरी गुड. चलो
लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी हमने जुम्मा 2 हफ्ते पढ़ाया है, इसका से नेट और ये एसआई और ये एनपीसीआई याद है। ये आपको कंसिस्टेंसी में याद रखनी चाहिए जब तक कि आप मेंस एग्जामिनेशन से बाहर ना आ जाए। ठीक है, चलिए अभी हमने ऊपर में एक नाम लिख रहे थे हम, वो नाम था टाइम लायबिलिटी। दो चीजें होती है बैंक में, एक को हम कहते हैं टाइम लायबिलिटी, दूसरे को हम कहते हैं डिमांड लायबिलिटी। संभवतः लास्ट वीक मैंने भूल गया मैं बताना कि डिमांड लायबिलिटी क्या होता है। आपका जो मेरा जो 1000 रुपए बैंक में जमा है, ये मेरा पैसा है जो बैंक में जमा है, तो बैंक के लिए ये 1000 रुपए एसेट है या लायबिलिटी है? Liability. liability, My 1000 rupees, whether is an asset for bank or liability for bank? Liability. Liability होगा। हाँ सर इट हाँ डिपेंड्स सर, अकाउंट में आएगा। आपका 1000 रुपए, आपका 5000 रुपए बैंक में जमा है, तो बैंक की एसेट है ना? नहीं, लाइबिलिटी होगा ना? liability। उसको देना लायबिलिटी है तो होगा। वापस। फिर से देना है हाँ उनको। सर। हाँ अच्छा, सर। ऐसा है क्या? मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं होता है ना, इस तरह से पूछता हूँ जनरली कभी कभी। आप जाने कि दिस 1000 रुपीज इज एन एसेट फॉर यू, whereas दिस इज ए लायबिलिटी फॉर बैंक। बैंक। और आपकी जो एसेट है वो बैंक के चश्मे से लायबिलिटी होती है, और ये लायबिलिटी बैंक दो चश्मे से देखती है। एक ओर का जो चश्मा है वो कहता है कि हम डिमांड लायबिलिटी है, दूसरे ओर का चश्मा है वो कहता है हम टाइम लायबिलिटी है। डिमांड लायबिलिटी कहने का मतलब है कि मैं जब भी बैंक से डिमांड करूंगा बैंक उसका पैसा देगी। मैं डिमांड कर रहा हूं भाई, मैं कस्टमर हूं, मेरे 1000 रुपए आपने लिए हैं, तो मैं जब भी डिमांड करूंगा आपको मुझे पैसा देना है, तो बैंक के लिए वो डिमांड लायबिलिटी है। मैं कब डिमांड करूंगा? तो मैं कभी डिमांड कर सकता हूं जब मैंने अपने पैसे या तो करंट अकाउंट में रखे हैं या फिर सेविंग अकाउंट में रखे हैं, और इस अकाउंट को मिला के हम जिस नाम देते हैं वो नाम है कासा अकाउंट। तो आपसे पूछा जाए कि कासा क्या होता है, तो कासा का सीए करंट अकाउंट होता है और कासा का एसए सेविंग अकाउंट होता है, और ये डिमांड डिपॉजिट का एग्जांपल है। आपके लिए डिपॉजिट है लेकिन फॉर बैंक दिस इज ए लायबिलिटी। समझ में आया? यस सर। यस सर। सिमिलरली आपने अगर 50,000 रुपए जमा कर दिए हैं बैंक में, और रात में आप बैंक से अगर डिमांड कीजिएगा कि भाई मुझे 20,000 रुपए दे दो, तो बैंक देगी क्या? नहीं। नहीं देगी, क्योंकि आपने डिमांड डिपॉजिट में रखा ही नहीं था उसको। आपने बैंक को ये वादा किया कि मैं 6 महीने के बाद करूंगा, तो आपकी जो डिपॉजिट है वो बैंक के लिए लायबिलिटी है, लेकिन वो लायबिलिटी डिमांड नहीं है, वो लायबिलिटी क्या है? तो टाइम बेस्ड लायबिलिटी है। तो आपसे पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइम लायबिलिटी अकाउंट फॉर बैंक? ऑप्शन रहेंगे पीपीएफ अकाउंट, सुकन्या अकाउंट, आरडी अकाउंट एंड करंट अकाउंट। कहां पर टिक मार्क कीजिएगा? अरे किधर टिक मार्क करोगे भाई? करो ना। इतनी बात समझाने के बाद अगर बिल्कुल बड़ा पाव दाल का खा के बैठ जाओगे तो कैसे काम चलेगा? बोलने का जोर से, सर आरडी, सर एसडी, ये समझ में आया? यस सर। हाँ सर। एक और लायबिलिटी होती है, दिस कॉल्ड इन्वेस्टमेंट लायबिलिटी। इन्वेस्टमेंट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आपने बैंक को ये वादा किया है कि भाई मैं बिल्कुल आपके साथ वादा करता हूं कि मैं इस पैसे को निकालूंगा ही नहीं 10 साल 15 साल तक। तो आपको पैसा देना कब है? तो 10 साल के बाद या 15 साल के बाद। तो वो जो लायबिलिटी है वो बैंक के लिए इन्वेस्टमेंट लायबिलिटी है। और ये इन्वेस्टमेंट लायबिलिटी के दो अकाउंट आपको याद रखने हैं। एक अकाउंट का नाम है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट, और दूसरे अकाउंट का नाम है एसएसए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बैंक में पीओ बनाओ। इस मुहिम के अंदर सुकन्या समृद्धि अकाउंट की शुरुआत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की थी, वो भी एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट है। तो आप तीनों टाइप लिखें, टाइम लायबिलिटी एग्जांपल एफडीआरडी,
डिमांड लायबिलिटी एग्जांपल कासा, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, इन्वेस्टमेंट लायबिलिटी ऑप्शन पीपीएफ एंड सुकन्या। इस तीनों को पहले लिखिए, उसके बाद आगे चलेंगे। हेलो सर, बोलिए। इन्वेस्टमेंट लायबिलिटी का फिर से बताइए ना। फिर से बताऊंगा, पहले लिख लो ना इसको, पहले इसको लिख लो, फिर इन्वेस्टमेंट पे हम आ ही रहे हैं। लिखा? यस सर। लिखा क्या? यस सर। सर एसएससी का फुल फॉर्म बोलिए ना। बोलता हूं। इन्वेस्टमेंट अकाउंट, नाम पीपीएफ, फुल फॉर्म लिखो पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इन्वेस्टमेंट अकाउंट पहला नाम लिखिए पीपीएफ, पीपीएफ का फुल फॉर्म लिखिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट, और उसके नीचे मैंने एक और नाम लिखा है, वो नाम है ईपीएफ का, और ईपीएफ का भी फुल फॉर्म लिखिए एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड अकाउंट, पीपीएफ। एक बार पैसे अगर भर दिए तो आपके घर में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, आप उस पैसे को नहीं निकाल सकते हैं बिफोर 15 years. That is the maturity period of public provident fund account is of 15 years. 15 साल से पहले चाहे तो सब्सक्राइबर का डेथ हो जाए तो ही पैसा निकलेगा, अदरवाइज देयर इज नो ऑप्शन टू एग्जिट आउट। दूसरी बात, मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं एक साल में, मिनिमम डिपॉजिट इन 1 फाइनेंशियल ईयर कितना है? 500 रुपए। मैक्सिमम डिपॉजिट इन 1 फाइनेंशियल ईयर कितना है? 1.5 लाख। नंबर ऑफ डिपॉजिट कितनी बार? 12 टाइम्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट, देखो एक्चुअल आरओआई का जो फुल फॉर्म होता है वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है। आप अगर एक्चुअल नाम अगर जाने तो आरओआई का मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है, बट यहाँ पे आपके समझने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट आप कंसीडर करके चलो, अदरवाइज आपके एग्जामिनेशन में अगर पूछा जाएगा कि आरओआई का फुल फॉर्म, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर टिक मार्क नहीं करना है आपको। अभी बताया था, सख्त इंस्ट्रक्शन देता हूं। आरओआई फुल फॉर्म रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है, न कि रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे मैंने ऐसे ही आपके लिए लिखा है आरओआई दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। कितना परसेंट है आज के डेट में? 7.1%। अभी ध्यान से सुने मैंने क्या क्या लिखा है। मैंने लिखा है पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट। अगर आपने इंडिविजुअली बैंक में जाके खोला है
तो पीपीएफ अकाउंट बैंक आपको खोल के देगी और पासबुक भी मिलेगा, उस पर लिखा रहेगा पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट। ये एक ऐसा अकाउंट होता है जिसका रेट ऑफ, बोलो बोलो बोलो, अरे कौन बोल रहा था सर, पूछो ना फिर। आपने अगर इंडिविजुअली बैंक में जाके खोला है तो पीपी पे आपको खोल के मिलेगा, लेकिन आप कहीं पे काम कर रहे हैं या आप कल होके बैंक में ज्वाइन करेंगे तो आपका पीपीएफ अकाउंट नहीं होगा, आपका ईपीएफ अकाउंट होगा। पीपीएफ के जैसा ही अकाउंट होता है बट वो ईपीएफ अकाउंट होता है। अगर आपके सैलरी से 2000 रुपए कटे हैं तो आपकी जो एम्प्लॉयर है जिसके अंदर आप काम कर रहे हैं वो भी वहां पे 2000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगी। तो अगर ईपीएफ है तो एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन अगर पीपीएफ है तो इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट, अगर मैं खोलूंगा तो मैं पीपीएफ खोलूंगा, लेकिन अगर मेरा बैंक में अकाउंट है, बैंक में पीएफ कटता है तो जितना मेरा पीएफ कटता है मेरे सैलरी से उतना ही पैसा बैंक भी उस अकाउंट में जमा करती है, दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अकाउंट। दूसरी बात, पीपीएफ एंड सुकन्या समृद्धि अकाउंट आर द ओनली टू अकाउंट जो किसी भी बैंक में आप खोलें, पोस्ट ऑफिस में खोलें, एचडीएफसी बैंक में खोलें, बैंक ऑफ इंडिया में खोलें, पंजाब नेशनल बैंक में खोलें, स्टेट बैंक में खोलें, रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी एट पार। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 7.1 रेट ऑफ इंटरेस्ट देगी तो पोस्ट ऑफिस आपको 6.9 या फिर 7.5 देगा, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये अकाउंट गवर्नमेंट के अकाउंट है, बैंक के अकाउंट नहीं है। बैंक गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम करती है, इस कारण से आपके लिए, आपको सर्विस देने के लिए बैंक ये अकाउंट खोलती है। अदरवाइज आपका जो पैसा डिपॉजिट हुआ है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास जाता है। जबकि सेविंग अकाउंट, एफडी अकाउंट, आरडी अकाउंट, करंट अकाउंट में ऐसा नहीं होता था, है ना, सबके इंटरेस्ट वैरी करते थे। जो पैसा आपका जमा था वो बैंक के लिए जमा था, बैंक अपने पर्पस के लिए उसको क्या करती थी, तो मूवमेंट कर सकती थी। बट यहाँ पे ये मैंने स्पष्ट लिखा है ये गवर्नमेंट अकाउंट है, इस कारण से किसी भी बैंक में आप खोलेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको सेम मिलेगा। और आज के डेट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7.1% है। देखें आज के डेट में अगर एफडी अकाउंट आपने खोला है तो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सिर्फ 5%, लेकिन अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है तो 7.1%, मतलब 2.1% ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। बट यहाँ पे एक पाबंदी लगा हुआ है, पाबंदी ये है कि एक साल में आप 1.5 लाख रुपए से ज्यादा पैसा नहीं रख सकते हैं, जमा ही नहीं होगा। आप जमा भी करने जाएंगे तो आपको बैंक वाले वापस कर देंगे, क्योंकि बताएगा कि ओवर एक्सीड अमाउंट जो है वो डिपॉजिट हो रहा है। तो इस अकाउंट की जो लिमिट है 1 फाइनेंशियल ईयर, कहने का मतलब 1 अप्रैल से 30 मार्च तक के लिए वो आपका 1.5 लाख रुपए है। मिनिमम जो पैसा आप जमा कर सकते हैं वो 500 रुपए है। कितनी बार में आप 1.5 लाख रुपए भर सकते हैं, चाहे तो 1 टाइम आप कर दें, 2 टाइम्स कर दें, 3 टाइम्स कर दें, लेकिन ऐसा नहीं कि हजार रुपए करके आप कर रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ डिपॉजिट रिस्ट्रिक्टेड है और नंबर ऑफ डिपॉजिट जो आप कर सकते हैं वो सिर्फ 12 टाइम्स है। तो चाहे तो आप 12 बार में 1.5 लाख रुपए भर दें, या फिर 11 बार में भरें, या फिर 10 बार में भरें, लेकिन अगर 13वीं 12 भरने जाएंगे तो पैसा डिपॉजिट नहीं होगा। एंड ये जो इन्वेस्टमेंट है वो आप इनकम टैक्स की क्लॉज है 80C, वहां पे आप दिखा सकते हैं कि आपने 1.5 लाख रुपीस यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है। अभी पूछो क्या नहीं समझ में आया। टीडीएस में सर, मैंने टीडीएस का नाम लिया क्या यहाँ पर दादा? मैंने टीडीएस का नाम लिया क्या मुंह से? और मेरे को ये बताओ कि अगर टीडीएस लगता भी तो क्या 1.5 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पर टीडीएस लगता? नहीं। बोलो बोलो बोलो, जब तक बोलोगे नहीं डरोगे तब तक नहीं लगेगा। नहीं लगेगा ना। तो इस कारण से आप बिल्कुल आजाद हैं। एक तो टीडीएस लगता नहीं है, ऊपर से अगर लगता भी तो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि 1.5 लाख रुपए पर कितना हमको मिल पाएगा? 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 7,000 और 3,500 10,000 रुपए पर लिखता है क्या टीडीएस? नहीं लगता है, काम खत्म हो गया। समझ में आया? हाँ सर। यस सर लिखवाओ इसको। एग्जाम में
एग्जाम में सेक्शन तो नहीं पूछेगा ना एटीसी? तो एटीसी सेक्शन पूछेगा, एटीसी पूछेगा, मैं बताऊंगा कि एटीसी क्या होता है। विस्तृत तौर पे मैं तब बताऊंगा जब हम टैक्स में चलेंगे, है ना। क्या होता है सीबीडीटी, क्या होता है सीबीआईसी, क्या होता है डायरेक्ट टैक्स, क्या होता है इनडायरेक्ट टैक्स, क्या होता है जीएसटी, क्या होता है आपका कॉर्पोरेशन टैक्स। तो एक्चुअली जब टैक्स के क्लास में चलेंगे तो अच्छी तरीके से एटीसी समझाऊंगा, एटीडी समझाऊंगा, एटीसीडी समझाऊंगा, एनपीएस समझाऊंगा। अभी सिर्फ इतना ही जानना है कि एटीसी में जो परमिसेबल अमाउंट आप दिखा सकती हैं, एलिजिबल हो सकता है, वो 1.5 लाख रुपए है बस। ठीक है, इनकम टैक्स का है, कितना इन्वेस्टमेंट आप दिखा सकते हैं, तो सिर्फ 1.5 लाख रुपए दिखा के आप वो पैसा मतलब टैक्स के रीजन से आप हटा सकते हैं। लिखे पीपीएफ, पीपीएफ के ऊपर लिखे इन्वेस्टमेंट अकाउंट। पीपीएफ का फुल फॉर्म लिखे हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट। लिखे पहली बात, मैच्योरिटी पीरियड ऑफ पीपीएफ अकाउंट 15 ईयर्स। Maturity period of PPF account 15 years. Next, लिखे note, partial withdrawal is allowed after 5 years. Partial withdrawal is allowed after 5 years. Next, लिखे minimum deposit in 1 financial year. Minimum deposit in 1 financial year 500. Next लिखे maximum deposit in 1 financial year 1.5 lakh. Maximum deposit in 1 financial year 1.5 lakh. Next लिखे number of deposit in 1 financial year. Number of deposit, कितनी बार आप पैसे भर सकते हैं। 1.5 लाख रुपए तक पहुंचना है तो क्या 10-10 हजार करके आप 12 बार भरेंगे तो चलेगा क्या? तो नहीं चलेगा। 10-10 बार करके आप 12 बार भर रहे हैं तो 1,20,000 रुपए हुआ, है ना। तो आपको ऐसा मैनेज करना पड़ेगा कि 12 बार में एटलीस्ट 1.5 लाख रुपए हो जाए, अदरवाइज 1,20,000 नहीं आप भर पाएंगे। नंबर ऑफ डिपॉजिट इन 1 फाइनेंशियल ईयर 12 टाइम्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट एज ऑन डेट 7.1। जब भी आप एग्जाम देने जाए जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जरूर देख के जाएं। क्वार्टरली चेंज होता है, जो भी उस क्वार्टर के लिए एप्लीकेबल होगा वो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। क्योंकि यहाँ देखिए ये वेरी नहीं करता है। ऐसा नहीं कि आपसे पूछा जाएगा कि स्टेट बैंक कितना इंटरेस्ट ऑफ रुपया देती है, ऐसा नहीं होगा, है ना। क्योंकि सेविंग अकाउंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरी कर सकता है बैंक टू बैंक, बट पीपीएफ का वेरी नहीं करेगा क्योंकि गवर्नमेंट का अकाउंट है। हर एक बैंक हर एक ऑर्गेनाइजेशन में सेम आपको मिलेगा। तो लिखें रेट ऑफ इंटरेस्ट एज ऑन डेट 7.1%। नेक्स्ट लिखें इट्स अ गवर्नमेंट अकाउंट हेंस, इट्स अ गवर्नमेंट अकाउंट हेंस इंटरेस्ट इज एट पार इन ऑल। इट्स अ गवर्नमेंट अकाउंट हेंस इंटरेस्ट इज एट पार in all financial institution, in all financial institution. Next लिखते हैं PPF investment can be shown, PPF investment can be shown under income tax. PPF investment can be shown under income tax 80/C clause. PPF investment can be shown under income tax 80C clause. ओके सर बोलो। वो पार्शियली 5 ईयर क्या बोले आपने? देखो अगर आपने 1.5 लाख रुपए करके 5 साल तक पैसे भरे हैं, है ना, तो जमा कितना हो गया 5 साल में? 7,50,000। आपने अगर 1.5 लाख रुपए करके 5 इयर्स भरे हैं तो जमा कितना हो गया? 750, 7,50,000 जमा हो गया। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये परमिशन देती है कि आफ्टर 5 इयर्स जो अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते हैं वो इसका 40% हो सकता है, लेकिन फुल मैच्योरिटी 15 इयर्स के बाद होगी। दैट इज कॉल्ड पार्शियल विड्रॉल। पार्शियल विड्रॉल की जो परसेंटेज है वो 40 है और 40% तक आप विड्रॉ कर सकते हैं 5 साल के बाद।
ठीक है। ओके, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मिनिमम 1FY। किसी ने पूछा था सुकन्या का फुल फॉर्म, मिनिमम 1FY 250, मैक्सिमम 1FI सेम एज PPF 1.5, rate of interest higher than PPF at 7.6%, age below 10 years, only and only girl child, maturity 21 year of girl child, government account, 80C applicable, partial 18 years, चलो अभी सुनो क्या बोला मैंने। गवर्नमेंट ने एक मुहिम की शुरुआत की, नाम दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, विमेन एम्पावरमेंट के लिए, और उसके लिए गवर्नमेंट ने एक नई योजना की शुरुआत की, इसका नाम दिया सुकन्या समृद्धि स्कीम। सुकन्या समृद्धि स्कीम के अंदर बैंक में जो अकाउंट खोलने का कहा गया उसको नाम दिया गया सुकन्या समृद्धि अकाउंट। ये एक परिवार अपने सिर्फ 2 बच्चों के लिए खोल सकता है, और वो बच्चा नहीं होना चाहिए, बच्ची होनी चाहिए। अगर मेरे घर में 3 डॉटर है तो कितने कितने के नाम से खोल सकता हूं? 2। फिर यहां पर मैंने 3 क्यों लिखा? यहां पर लिखा ना 10 साल से कम की गर्ल चाइल्ड होनी चाहिए 2, फिर यहाँ पे 3 क्यों लिखा है? 21 कोई दिमाग लगा सकता है क्या क्यों मैंने 3 लिखा? 21 किया एज, जिसका 20 एज हो। आज अगर बच्ची का एज 10 साल से कम है तो मैं खोल सकता हूं। मैक्सिमम जो बच्ची एक परिवार में शामिल हो सकती है वो 2, बट अगर एक ट्विन है और एक पहले थी तो फिर मैं 3 बच्चियों के नाम से खोल सकता हूं। अभी समझ में आया? ये क्वेश्चन आपके SBI के एग्जाम में पूछा हुआ है, SBI प्रोबेशनरी ऑफिसर। इफ देयर इज ट्विन गर्ल्स, हाउ मेनी सुकन्या समृद्धि अकाउंट इज परमिसिबल फॉर द गार्डियन? आंसर कितना होगा? 3। जब तक आपसे ट्विन या ऑप्शन में ट्विन लिखा हुआ ना हो, ध्यान से पढ़िएगा। ऐसा नहीं आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट इज एप्लीकेबल फॉर हाउ मेनी गर्ल चाइल्ड। बहुत बार सुना कि सर 2 गर्ल चाइल्ड 2 गर्ल चाइल्ड, पहला ही ऑप्शन था 2 गर्ल चाइल्ड और ठोक दिया। थोड़ा ध्यान से ऑप्शन को पढ़ने का, क्या ऑप्शन चौथे में कहीं लिखा हुआ है क्या 1 ट्विन एंड 1 गर्ल चाइल्ड? अगर ऐसा लिखा हुआ है तो वो ऑप्शन सही होगा, न कि पहला ऑप्शन नंबर जहां पे 2 गर्ल चाइल्ड लिखा हुआ है। समझ में आया? हाँ सर। तो सबकी सारी चीज जानने के बाद भी क्वेश्चन गलत यही ऐसे ही होती है। जब ओवर कॉन्फिडेंस में हम जाते हैं और चॉइसेस को हम नहीं पढ़ते हैं, पहला ही दूसरा चॉइस दिख गया जो हमें लगता है मालूम है, वहां पर टिक मार्क कर देते हैं, वहीं पे सबसे बड़ी गलती हो जाती है। इस कारण से क्वेश्चन को बनाना भी एक आर्ट है, और ये आर्ट तभी डेवलप होगा जब मल्टीपल क्वेश्चन के सेट आपने सॉल्व किए होंगे, तो आपको ऑप्शन पढ़ने का समझ में आएगा कि ऑप्शन भी पढ़ा जाता है ना। जनरली शुरुआत में जब मैं भी जब तैयारी किया करता था
तो शुरुआत में ये पहला ही ऑप्शन दूसरा ऑप्शन देखा, डायरेक्ट निकल गया कि चलो 2 सेकंड कम ने बच लिए, क्यों हम 5वें ऑप्शन तक 5 ऑप्शन को पढ़े। लेकिन नहीं, आपको पढ़ना है, खासकर इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस में ऑप्शन आपको पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन मैथ में आपको अगर 20 ऑप्शन आपको अगर मालूम है कि इसका आंसर 20 है, तो फिर आपको ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है कि 20 है या 30 है, क्योंकि आपको पता है कि इसका आंसर ये हमने मल्टीप्लाई किया, ये प्रोडक्ट आया 20 है। तो मैथ और रीजनिंग में ऑप्शन को पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस में ऑप्शन को पढ़ें कि 5 के 5 ऑप्शन क्या लिखे हुए हैं, क्या कोई डुप्लीकेशन ऑफ ऑप्शन है आपको, तो फिर हो सकता है कि 1 मार्क्स भी आपको अच्छे गेन होते हैं तो आप 10,000 स्टूडेंट से आगे जा सकते हैं। दिस इज एन आर्ट विच यू हैव टू डेवलप। ये समझ में आया कि मैंने 2 और 3 क्यों लिखा है? यस सर। सर सुकन्या हाँ। अकाउंट एक लड़की के लिए नहीं होता क्या? मतलब सिर्फ 2 रहेंगे तो ही हम लोग ओपन कर सकते हैं अकाउंट, एक लड़की नहीं अकाउंट ओपन कर सकती। कुछ समझ में नहीं आया मेरे को। सर सुकन्या जब घर पे अकाउंट 3 बेटी रहेंगे तो 2 जन का ही होगा, 1 जन का नहीं होगा क्या? वो मैडम आप पूछिए जरा, क्या पूछा आपने? सर मैंने वही मैडम पूछा, उन्होंने बोला ना सर। फिर से एक बार रिपीट करो ना। सर सुकन्या अकाउंट 2 जन के लिए ही होता है क्या? अगर एक घर से एक लड़की होगी तो ओपन नहीं कर सकती सर? अरे क्यों नहीं कर सकते हैं भाई? देखो, आज अगर मेरे घर में मेरी डॉटर हुई है तो एक अकाउंट उसके नाम से ओपन कर दूंगा, सुकन्या समृद्धि अकाउंट। लेकिन इनकेस अगर फर्दर 2 और ट्विन बच्ची जन्म ले ली तो उन दोनों के नाम से ओपन कर सकता हूं। मतलब 3 लड़कियों का सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन होगा, ठीक है। लेकिन अगर तीनों का जन्म अलग अलग साल हुआ हो और ऑलरेडी मैंने 2 बच्ची का सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन कर लिया है तो तीसरे बच्ची का नहीं कर सकता हूं। अभी समझ में आया? यस सर। नहीं समझ में आया क्या? हाँ, अभी समझ में आया? क्या आवाज आ रही है? हाँ सर समझ में आया सर। चलो आगे। हाँ सर। मिनिमम आप 1 साल में कितना डिपॉजिट कर सकते हैं? 250 रुपए। मैक्सिमम कितना कर सकते हैं? तो एफडी की तरह 1.5 लाख रुपए। इंटरेस्ट कितना? 7.6। बच्ची का एज आज के डेट में 11 साल की हो गई तो नहीं कर सकते हैं, 10 साल से कम की होनी चाहिए। और जब वो 21 साल की हो जाएगी तो ही पैसा उसको मिलेगा। गवर्नमेंट अकाउंट है और यहाँ पर लिखा है मैंने पार्शियल विड्रॉल 18 अगर 18 साल के बाद वो हायर स्टडीज की ओर जा रही है ना, करने का मतलब कोई मास्टर्स या फिर पीएचडी की ओर जा रही है तो ही अकाउंट को ब्रेक कर सकते हैं। अदरवाइज अगर उसकी शादी हुई है आफ्टर 18 ईयर्स तो ही वो अकाउंट मैच्योर होगा। अदर देन वो अकाउंट 21 ईयर ऑफ गर्ल चाइल्ड, ये 21 ईयर ऑफ टेन्योर नहीं है, मैंने लिखा है स्पष्ट। आज अगर 10 साल की बच्ची है तो जब वो 11 साल के बाद 21 साल की हो जाएगी तो ये अकाउंट मैच्योर होगा, न कि आज वो अगर 10 साल की है तो 31 साल में वो अकाउंट मैच्योर होगा। जब वो बच्ची का एज 21 साल हो जाए वो अकाउंट मैच्योर होगा, या फिर उससे पहले उस बच्ची का एज 21 से कम है, 18 से ज्यादा है और वो हायर एजुकेशन या फिर शादी उसकी हो गई है तो फिर वो अकाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। इतनी बात लिखे हैं सुकन्या समृद्धि अकाउंट में। सर ये स्कीम कब लॉन्च हुई थी? क्या हो गया? ये स्कीम कब लॉन्च हुई थी? 2015। क्या करना है ज्यादा जान के यार, जितना लिखाता हूं सिर्फ उतना जान लो काफी है। अदरवाइज जिसका डेट लिखाऊंगा वो डेट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 2015 में इस अकाउंट की शुरुआत किया हमने, बट नॉट इम्पोर्टेंट। सर अगर अब जो लड़की 21 इयर्स की है तो अभी भी वो सुकन्या अकाउंट ओपन कर सकती है सर? कैसे कर सकती है मैडम? स्पष्ट लिखा लेस देन 10 ईयर्स ऑफ गर्ल चाइल्ड, अगर उसका एज 10 साल से कम है तो ही वो अकाउंट ओपन कर सकती है। 10 साल एक दिन आज के डेट में हो गया तो वो अकाउंट ओपन नहीं कर सकती है।
सर तो इसका मैच्योरिटी पीरियड भी होगा ना कि सुकन्या अकाउंट कितने दिन तक या फिर कितने महीने तक ठीक है, रखना पहले है? ये लिख लो, पहले ये लिख लो, फिर बता देता हूँ। पहले लिख लो। हटाओ। सर रुको नहीं। सुकन्या समृद्धि अकाउंट इज एप्लीकेबल फॉर ओनली गर्ल्स, टू गर्ल, ऐसा लिखें। सुकन्या समृद्धि अकाउंट इज एप्लीकेबल फॉर ओनली टू गर्ल चाइल्ड, फॉर ओनली टू गर्ल चाइल्ड हैविंग एज less than 10 years, having age less than 10 years. उसके नीचे नोट लिखे हैं, if twin girl child is there, if twin girl child is there, then 3 accounts are permissible for parents. 3 accounts are permissible for parents. अगर एक गर्ल चाइल्ड ट्विन है, ट्विन सिस्टर्स है, ऐसा नहीं कि ट्विन है और एक भाई और एक बहन है, हटाओ। Yes, sir. हाँ सर। ठीक है, नीचे कर लिखो। सर हेलो। बोलो। सर जैसे आपने पीपीएफ में बताया था कि पार्शियल विड्रॉल में जो कि 5 इयर्स में हो रहा था उसका 40% था अमाउंट का, तो वैसे ही इसमें सुकन्या में यहाँ भी 40% है पार्शियल विड्रॉल। ओके। और सर ये विड्रॉल आपने जैसे बताया हायर स्टडीज, मैरिज या फिर तभी के लिए हो सकता है ना? 18 ओनली हायर स्टडीज एंड मैरिज, नॉट इन एनी अदर केस। ओके सर। सर एक और सर, ये 18 क्रॉस या फिर 18 की हो जाएगी या फिर वो 18 कंप्लीटेड? ओके सर, ओके। Partial withdrawal after 18 years if she has completed 18 years and going for higher education or marriage. ATC will be applicable as PPF. It's a government account which matured after 21 years of girl child. For opening of Sukanya Samriddhi account, as on date, the age of girl child must be less than 10 years. Rate of interest applicable as on date 7.6%, which is 0.5% higher than the PPF account. Maximum deposit in one financial year is similar to PPF account, that is 1.5 lakh. And minimum investment in one financial year, which is half than the PPF, that is 250. But there is no restriction on number of deposits. जैसे पीपीएफ में रिस्ट्रिक्शन था 12 टाइम्स का, यहाँ पे सर वॉइस क्या है? आवाज आ रही है अभी? हाँ सर। यस सर। अभी मैंने लिखा है 2015, 2016, 2017 किसी पेरेंट्स को अगर ये 3 बच्ची हुई अलग अलग ईयर में, कितने सुकन्या अकाउंट ओपन होंगे?
2 2 मैंने बोला 2015, 2016, 2017 में अलग अलग ईयर में बच्ची है, कितने सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन हो सकते हैं? 2 हाँ 2 ओके। अभी मेरे को ये बताओ कि 2015 में एक गर्ल चाइल्ड है, 2016 में एक ट्विन हुआ, एक गर्ल चाइल्ड है और एक बॉय है, ट्विन ही है लेकिन एक गर्ल चाइल्ड एक बॉय है, और 2017 में फिर से एक गर्ल चाइल्ड हुई, कितना अकाउंट ओपन होगा? 2 कितने होंगे, 3 या 2? 2 या 3 हो गए ना गर्ल चाइल्ड, मैंने बताया था ना ट्विन अगर हुए तो। ट्विन में ऐसे अलग अलग ट्विन में भी दोनों गर्ल चाइल्ड हुए तो। यस ओके। यहाँ पर कितने होंगे? 2 ही ना? 2 हाँ 2 सर ऑनली। यहाँ पर कितने होंगे अकाउंट ओपन? 2 ठीक है। अभी मेरे को ये बताओ, एक गर्ल चाइल्ड यहाँ पे एक गर्ल चाइल्ड प्लस एक गर्ल चाइल्ड ट्विन हुए, कितने अकाउंट ओपन होंगे? 3 दोनों का ऑलरेडी ओपन कर लिया है, यहाँ भी हो सकता है ना, 2 का ओपन 4 हो सकता है ना? नहीं सर, फिर एक का ही होगा। नहीं होगा ना। अगर यहाँ भी गर्ल चाइल्ड होती और यहाँ भी गर्ल चाइल्ड होती तो यहाँ पे 3 हो जाता, लेकिन यहाँ पे गर्ल चाइल्ड थी और यहाँ पे फिर बाद में फर्दर गर्ल चाइल्ड प्लस गर्ल चाइल्ड हुई, ऑलरेडी उसने 2 खोल लिया था, तो यहाँ पे आप परमिशन नहीं है, ठीक है? ओके ना? यस सर। यस। और आखिरी में एक क्वेश्चन जिसका आंसर मैं नहीं दिया था और बोला था कि अंत में बताऊंगा, वो था एक फॉर्म हमें फिल करना पड़ता है। अगर पैन हमारे पास नहीं है तो जिस फॉर्म को हमें फिल करना है उस फॉर्म का नाम है फॉर्म 60। तो आप नोट में लिख लीजिए, इन केस पैन इज नॉट अवेलेबल, फॉर्म 60 इज रिक्वायर्ड टू बी साइंड। फॉर्म 60 इज रिक्वायर्ड टू बी साइंड। अगर पैन नहीं है तो उस फॉर्म में लिखा होता है कि I assured you that I will not do any cash transaction more than 1 lakh rupees। तो ऐसे 3-4 कॉलम वहां पर लिखे होते हैं जिसपे आपको साइन करना होता है। उस फॉर्म का नाम है फॉर्म 60। अगर पैन नहीं है तो इस फॉर्म पे आपको साइन करना पड़ेगा। अकाउंट ओपनिंग करने के लिए गए, आपसे पैन मांगा, पैन नहीं है तो बोलेगा कि फॉर्म 60 पे आप साइन कर दीजिए। आप एफडी अकाउंट ओपन करने के लिए गए, आपने बोला पैन नहीं है मेरे पास और 1 लाख की एफडी है तो अच्छी बात है, तो चलो टीडीएस नहीं लगेगा तो फॉर्म 60 पर साइन कर दीजिए। लेकिन 10 लाख का एफडी है तो फॉर्म 60 पर भूल के भी साइन नहीं कीजिएगा, तो जितना कमाइएगा नहीं उससे ज्यादा चला जाएगा टीडीएस में। क्यों टीडीएस में जाएगा? कितना परसेंट टीडीएस कट हो जाएगा अगर पैन नहीं है तो? 20%। तो 10% टीडीएस कट होगा और 10% पेनल्टी, मतलब 20% टीडीएस कट हो जाएगा। इतनी बात आपके साथ हमने की है, फ्रॉम एफडी अकाउंट टू आरडी अकाउंट एंड फ्रॉम पीपीएफ टू सुकन्या अकाउंट। हमने अभी तक 3 अकाउंट को खत्म किया है, एक डिमांड डिपॉजिट अकाउंट, दूसरा टाइम डिपॉजिट अकाउंट और तीसरा इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट अकाउंट। डिमांड डिपॉजिट में हमने करंट और सेविंग आपको लास्ट क्लास बताया था। टाइम डिपॉजिट में एफडी और आरडी की हमने बात बताई है। आपको एफडी और आरडी में 5-6 चीजों को याद करना पड़ेगा कि एफडी मिनिमम 7 डेज के लिए होता है, आरडी 6 मंथ के लिए होता है। दूसरी बात, एफडी पे टीडीएस लगता है। अगर इंटरेस्ट अर्न 1 साल में 40,000 से ज्यादा हुआ है तो 10% टीडीएस लगेगा और अगर पैन नहीं है तो 20% टीडीएस लगेगा। आप इस टीडीएस को बचा सकते हैं फॉर्म 15G भर के, अगर एज 60 ईयर से कम है और नॉन सैलराइड सेगमेंट में आते हैं तो, और अगर एज 60 प्लस है तो फॉर्म 15H आपके और हमारे लिए अवेलेबल हैं। तो ये एफडी और आरडी की इंपॉर्टेंट बातें थी। सुकन्या समृद्धि और पीपीएफ का जो आप कंपेयर करेंगे तो आप बताएंगे कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट में रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.6% है, पीपीएफ में जो आज के रेट में रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7.1% है। दोनों गवर्नमेंट की अकाउंट है,
एक में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 है, एक में 250 है। 500 वाला पीपीएफ है, 250 वाला सुकन्या है, और दोनों की जो मैक्सिमम लिमिट है वो एटीसी के अंदर आती है, जो 1.5 लाख रुपए तक होती है। एक में मैक्सिमम 12 टाइम्स आप पेमेंट कर सकते हैं 1.5 लाख रुपए तक पहुंचने के लिए, वो आपका पीपीएफ अकाउंट है। सुकन्या में आपको अगर 1.5 लाख तक पहुंचना है, कई बार तक आप पेमेंट कर सकते हैं, है ना। तो ये सुकन्या समृद्धि अकाउंट है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट में सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखना है कि 2 और 3 गर्ल चाइल्ड के लिए अकाउंट कब ओपन होगा। 3 गर्ल चाइल्ड के लिए तभी हो सकता है जब दूसरी गर्ल चाइल्ड या पहली गर्ल चाइल्ड ट्विन हो, तो ही उस कंडीशन में 3 गर्ल चाइल्ड के लिए एक पेरेंट्स अकाउंट ओपन कर सकता है। अदर देन दिस, है ना, सिर्फ और सिर्फ 2 ही गर्ल चाइल्ड के लिए सुकन्या समृद्धि अकाउंट परमिशेबल है। इतनी बात समझ में आई? यस सर। यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्लास हमारी मुलाकात होगी तो हम उस पर्सन के लिए बात करेंगे जो आपके इंडियन ओरिजिन से बाहर रहते हैं। इनऑपरेटिव अकाउंट क्या होते हैं, डोरमेंट अकाउंट क्या है, माइनर अकाउंट क्या है, नॉस्ट्रो अकाउंट क्या है, वॉस्ट्रो अकाउंट क्या है, एचयूएफ अकाउंट क्या होते हैं, डीफ अकाउंट। जब 10 सालों तक आप अपने एफडी को टच नहीं करते हैं तो वो पैसा एक डीफ अकाउंट आरबीआई के ई कुबड़े जैसे पोर्टल पे जाता है। वो अकाउंट क्या होते हैं, ये सारी बात नेक्स्ट क्लास में आपके साथ हम करेंगे। आज संभवतः हमने आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा, कारण सिर्फ एक था, क्योंकि मुझे ये 4 अकाउंट खत्म करने थे। लेकिन नेक्स्ट क्लास संभवतः ऐसा कोई क्लास नहीं होगा जिस क्लास में मैं पिछली कोई भी बात आपसे पूछूंगा नहीं। तो नेक्स्ट क्लास में जो पुरानी जितनी बातें अभी तक मैंने आपको पढ़ाई है, चाहे वो किसी भी टाइप के अकाउंट हो, चाहे वो एनईएफटी हो, चाहे वो आरटीजीएस हो, चाहे वो एनपीसीआई की बातें हो या आरबीआई की बातें हो, या फिर नेशनलाइज्ड कोऑपरेटिव बैंक या फिर प्राइवेट फॉरेन बैंक, स्मॉल या पेमेंट बैंक जैसी बड़ी बैंकों की बातों हो, जितनी बात का संकलन अभी तक मैंने आपके साथ इस माध्यम से किया है, वो सारी बात आपके जहन में होनी चाहिए। नए स्टूडेंट अगर आप लेट से जुड़े हैं तो हर एक क्लास की जो वीडियो है आपकी अपलोडेड है आपके इस पे यूट्यूब पे, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। अदरवाइज रिसाइकल मोड में जो हम आएंगे तो सारी क्लास 1 by 1 करके चलती रहेगी। फॉर बैंक के एग्जाम्पल की जहां तक बात है, बैंकिंग टर्म्स आपसे 14 से 15 मार्क्स के लिए पूछे आते हैं। 8 to 10 मार्क्स स्टैटिकल अवेयरनेस होते हैं। तो ये 2 सेगमेंट हैं, इस सेगमेंट के आप मास्टर तभी बन सकते हैं जब हर एक क्लास में आप बैठें, हर एक क्लास में पूरी गंभीरता के साथ आप सुने, और नेक्स्ट क्लास, इस क्लास को ज्वाइन करने से पहले पुरानी सारी क्लास की बातें आपको अगर याद होगा तो ही आपकी जो कॉन्फिडेंस है आपके एग्जामिनेशन में बहुत अव्वल रहेगी। नहीं तो एक जीए एक ऐसा सेगमेंट है जिसने पढ़ा है उसके लिए सबसे इजीएस्ट है, और जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए जीए सबसे टफ सब्जेक्ट होगा, क्योंकि मालूम ही नहीं चलेगा कि आखिर शक्तिकांत दास कौन से जंगल से आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम इससे आगे की बात करेंगे। अलविदा, दिन शुभ हो आपका, गुड डे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।